अब हम उत्तल और अवतल द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की बात करेंगे, ठीक है। ठीक, तो एक बार सभी लोग बताएं कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, तो आज के सेशन को हम लोग शुरू करेंगे। सो टेल मी, इज एवरीथिंग ओके? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? सब कुछ क्लियर है? तो आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग देखने जा रहे हैं उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखो, अगर आपने अगर पढ़ रखा है किसके बारे में, मिरर के बारे में, तो ठीक उल्टा करेंगे उसमें, है ना। तो अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस या मिरर में करेंगे तो क्या कर देंगे, कॉनकेव मिरर, है ना, उल्टा चलेगा। तो उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, याद कीजिए, अवतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होता था, वो अगर हम उसके साइज की बात करें, नेचर की बात करें, तो नेचर की अगर हम बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, तो आपने देखा था कि अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो आपका रियल भी हो सकता है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा ही, वास्तविक एवं उल्टा, और वर्चुअल भी हो सकता है, वर्चुअल एंड एरेक्ट। वर्चुअल होगा तो एरेक्ट होगा, है ना, काल्पनिक एवं सीधा। पढ़ चुके आप, काल्पनिक एवं सीधा। तो आपने पढ़ा था कि अवतल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा उसकी प्रकृति वास्तविक भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है ना। तो अगर इसको हम लेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो उल्टा कर देंगे, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस, उल्टा। या आपने लेंस के लिए याद कर रखा है और उसे आप मिरर के लिए अप्लाई करते हो तो उल्टा कर दोगे, कॉन्वेक्स लेंस या फिर कॉनकेव मिरर से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, उल्टा, काल्पनिक, सीधा, दोनों किस्म का हो सकता है। और साइज की बात आप कर रहे हो, साइज की बात कर रहे हो, आप आकार की बात कर रहे हो, तो इसका जो आकार होगा वो आपने देखा था कि वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है। ये किस बात पे डिपेंड कर रहा था कि आपने दर्पण के सामने वस्तु को कहां कहां पर रखा है, दर्पण के सामने वस्तु को कहां कहां पर रखा है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है। तो दोनों में से किसी को एक को याद करना है आपको, और दूसरे के लिए अप्लाई करना है तो जस्ट उसका नाम उलट देंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, तो कहेगा सर उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा हो सकता है, काल्पनिक एवं सीधा हो सकता है, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम मिरर के लिए अप्लाई करेंगे तो जस्ट उल्टा कर देंगे, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव मिरर। और किस बात पर डिपेंड करेगा, आपने देखा था कि भाई पोल और फोकस के बीच रख रहे थे तो कुछ और था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे थे तो कुछ और था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रख रहे थे कुछ और था, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे थे कुछ और था, इंफिनिटी पे रख रहे थे कुछ और था। यानी वस्तु की पोजीशन हम चेंज कर रहे थे तो प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति चेंज कर रही थी। ठीक यहां पे भी होगा, बस लेंस में क्या हो जाएगा, देखिए मिरर में क्या था, जैसे आपने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, तो कॉनकेव मिरर का ये ध्रुव था, ये फोकस था, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है, वक्रता केंद्र था। तो आपने कहा था कि एक बार हमने यहां पे रखा वस्तु को सी और एफ के बीच, एक बार एफ पे रखा, एक बार सी और एफ के बीच में रखा, एक बार सी पे रखा, एक बार सी के बाहर रखा, और एक बार अनंत पे रखा। ये 6 पोजीशन थी। एक बार वस्तु को पी और एफ के बीच रखा, फोकस पे रखा, सी और एफ के बीच रखा, सी पर रखा, सी के बाहर रखा और अनंत पे रखा। ये 6 पोजीशन थी, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों का सेम होगा, बस यहाँ पर सी की जगह, पोल की जगह क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, और एफ वैसा ही रहेगा, एफ रहेगा, और सी की जगह बस क्या हो जाएगा, 2f रहेगा, है ना। यानी मान लिया यहां से यहां तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो सेम 15 सेंटीमीटर यहां पे लेंगे तो f का दुगना क्या कहलाएगा, 2f। तो c की जगह बस क्या आ जाना है, 2f आ जाना है, और p की जगह क्या आ जाना है, o आ जाना है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, है ना। जैसे हमने कहा कि अवतल दर्पण से जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा, अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब या उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब, ठीक है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल और इरेक्ट भी हो सकता है, सेम साइज का भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो हम देख रहे हैं अभी लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा हो सकता है, रियल हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम मिरर के लिए अप्लाई करेंगे, तो अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो मिरर के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो आप दोनों को देखो एक साथ मिला करके आपको पढ़ना है कि अवतल दर्पण या उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये बात पे डिपेंड करेगा कि आपने लेंस के सामने वस्तु को कहां कहां पर रखा है। एक बार ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रख के देखेंगे, एक बार फोकस पे रख के देखेंगे, एक बार f और 2f के बीच रख के देखेंगे। वहां पे c था, यहाँ पे 2f आ गया, है ना, सेम डिस्टेंस। f मान लिया यहां से यहां जितनी दूरी है, सेम दूरी यहां लेंगे तो ये 2f कहलाएगा, यानी f का दुगनी दूरी पे। तो ये c की जगह बस क्या आ जाएगा, 2f आ जाएगा, और p की जगह क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा। तो f और 2f के बीच रख के देखेंगे, 2f पर रख के देखेंगे, 2f के बाहर रख के देखेंगे, अनंत पे रख के देखेंगे, तो सेम चीज आएगी बिल्कुल।
है ना। बस यहाँ पे थोड़ा सा टर्म अलग हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर की जगह, सॉरी पोल की जगह ऑप्टिकल सेंटर, सी की जगह 2f आ जाएगा, तो बिल्कुल वही वाला कंडीशन सारा कुछ बनने वाला है। तो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले वस्तु को अगर हम रखते हैं, वस्तु को रखते हैं प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, यहां पे रखते हैं, ओ और फोकस के बीच रखते हैं, तो द इमेज इधर ही कहीं बनेगा, सेम साइड, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही इमेज बनेगा, है ना, ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, वस्तु की ओर, जिधर वस्तु है इधर ही कहीं बनेगा। और कैसा बनेगा, एनलार्ज बनेगा, और कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। और ये अपने आप में फिर से स्पेशल केस हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन होगा कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से बड़ा हो, तो यही मात्र एक पोजीशन है, इसके बीच रखेंगे तो वर्चुअल होगा। अब इसके बाद बाकी जितना वाला होगा वो सब रियल होगा। एफ पे रख के देख लो, एफ और 2f के बीच रख के देख लो, 2f पे रख के देख लो, 2f के बाहर रख के देख लो, अनंत पे रख के देख लो, बाकी सारे केसेस में अब तो रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा। देख लो, अब बाकी सारे केसेस में रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा, जैसा कि कॉनकेव मिरर में आप देख रहे थे। तो नेचर का अब टेंशन नहीं है। तो वस्तु को कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से बड़ा बने, तो एक ही पोजीशन है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, इस बीच कहीं पे भी आप रख दो, है ना। अब बाकी सारे केसेस में चाहे वस्तु को f पे रखो, f और 2f के बीच रखो, 2f पे रखो, 2f के बाहर रखो, अनंत पे रखो, अब सारे केसेस में इमेज का नेचर चेंज नहीं करेगा, इमेज रियल और इन्वर्टेड ही बनेगा, बस साइज चेंज करेगा। बात आ रही है समझ में? तो सेम वही है। अब देखो फोकस पे रखोगे तो अनंत पे बनेगा, और अनंत पे बनने वाला इमेज काफी बड़ा होगा, मैंने कहा था अनंत दूरी पे हमसे आकाश है, तो आकाश विशाल है, तो फोकस पे रखने पे इमेज अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा, और रियल इन्वर्टेड तो होगा ही, अब कहना नहीं है। f और 2f के बीच रखेंगे तो 2f के बाहर बनेगा, बड़ा हो गया, रियल इन्वर्टेड तो होगा। 2f पे रखेंगे तो 2f पे ही बनेगा और बराबर बनेगा। तो ये अपने आप में एक स्पेशल केस हो गया कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने, तो वहां पे क्या था, c था, यहां पे c की जगह 2f आ जाएगा, c की जगह 2f आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों अपने आप में स्पेशल केस है। 2f के बाहर रख के देखते हैं, 2f के बाहर रखेंगे तो f और 2f के बीच बनेगा, है ना, कैसा हो जाएगा, छोटा। तो देखिए इमेज बहुत बड़ा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बराबर, उसके बाद छोटा, यानी साइज घटता चला जा रहा है। इधर अब बढ़ रहे ना, तो साइज घटता चला जा रहा है। f पर बहुत बड़ा, f और 2f के बीच बड़ा, 2f पर क्या हो गया, बराबर, 2f के बाहर छोटा, अनंत पे बहुत ही छोटा। तो 2f के बाहर रखेंगे तो f और 2f के बीच बनेगा, f और 2f के बीच बनेगा और छोटा बनेगा। नेचर तो कहना ही नहीं, नेचर अब सब में क्या होगा, रियल इन्वर्टेड ही होना है, रियल इन्वर्टेड होना ही है ना, रियल इन्वर्टेड ही होना है। इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा। तो यहां पे भी देख लीजिए कि पहला और चौथा अपने आप में स्पेशल केस है, दूसरा और छठा एक दूसरे का उल्टा है। फोकस पे रखने पे इन्फिनिटी पे बनता है, इन्फिनिटी पे रखने पे फोकस पे बनेगा। चौथा अपने आप में स्पेशल केस है, 2f पे रखने पे 2f पर ही बनेगा, बराबर बनेगा। और तीसरा और पांचवा एक दूसरे का रिवर्स है, f और 2f के बीच रखा तो 2f के बाहर बना, 2f के बाहर रखा तो f और 2f के बीच बना। तो ये पोजीशन, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से 1 नंबर और चौथे नंबर वाले पॉइंट से पूछा जाएगा आपसे कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां पर रखा जाए कि प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा एवं वस्तु से बड़ा बने, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां पर रखें कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, तो 2f पे, दर्पण होगा तो c पे, ठीक है। चलिए बिल्कुल उसी के जैसा सेम। कॉन्वेक्स लेंस का जो इस्तेमाल है, उत्तल लेंस का जो इस्तेमाल है, वो माइक्रोस्कोप बनाने में करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास बनाने में यानी सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में करते हैं, कैमरा में करते हैं, और दूर दृष्टि दोष के निवारण में करते हैं, है ना। हाइपरमेट्रोपिया जिसको फार साइटेडनेस भी बोला जाता है, फार साइटेडनेस, है ना। हाइपरमेट्रोपिया में आपको नाम है दूर दृष्टि दोष, यानी दूर का सही सही दिखेगा, नजदीक का सही नहीं दिखता। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण में फार साइटेडनेस, जिसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस, उसके निवारण में हम कॉन्वेक्स लेंस का उपयुक्त पावर का चश्मा लगाते हैं, ठीक है जी। चलिए तो इसको याद कर लेना है आपको। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, फार साइटेडनेस। नितेश क्या पूछ रहे हैं, C1 B F1 के बीच ये क्या है? पुष्पा यादव समझना नहीं, ये तो याद रखना है इसमें कि कहां कहां पर रखेंगे तो इमेज कहां कहां बनेगा, ठीक है। तो फार साइटेडनेस यानी एक ऐसा दृष्टि दोष जिसमें नजदीक का तो दिखता है, दूर का नहीं दिखता, उसको क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया भी इसको कहते हैं, ठीक है, दूर दृष्टि दोष। या इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कभी कभी लिख देते हैं किताबों में, इसको लॉन्ग साइटेडनेस भी लिख देते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। दूर दृष्टि दोष के निवारण में हम लोग कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाइए कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा, ऑलवेज, हमेशा कैसा होगा, हमेशा वस्तु को कहीं पर भी रख दो, अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहीं पर भी रख दो, है ना, कहीं पर भी रख दो, कैसा बनेगा,
वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड मतलब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि किसी लेंस के सामने वस्तु को कहीं पर भी हमने रखा तो देखा कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा था। काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा था। बताइए लेंस की प्रकृति क्या होगी? लेंस की प्रकृति क्या होगी? इसी लेंस के सामने हमने वस्तु को कहीं पर भी रखा, पोल और फोकस के बीच रखा, F और 2F के बीच रखा, कहीं पर भी रख दिया तो देखा कि प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा था। वो लेंस की प्रकृति बताइए तो कहिएगा सर वो अवतल लेंस होगा। लेकिन इसी को हम मिरर के लिए अप्लाई करना चाहें कि किस मिरर के सामने वस्तु को हम कहीं पर भी रख दें तो प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु से छोटा होगा। तो लेंस के लिए कॉन्केव है तो मिरर के लिए क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। आ रही है बात समझ में? अवतल उत्तल दर्पण पढ़ा था ना उत्तल दर्पण में कि उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को कहीं पर भी रख दोगे तो इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगा। तो किसी एक को आप याद कर लो, चाहे लेंस को याद कर लो या मिरर को याद कर लो, है ना। जैसे आपने लेंस को याद कर लिया कि कॉन्केव लेंस के सामने वस्तु को कहीं पर भी हम रखें तो प्रतिबिंब वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगा। इसको आप मिरर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो जस्ट उल्टा कर दो, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगा। तो दोनों को हम क्या कर रहे हैं? अब कंबाइन करके पढ़ रहे हैं, अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूनम कुमारी कह रहे कि सर हम लाइव नहीं देख पाते हैं लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो देख लेते हैं। चलिए बढ़िया है, आ रही है समझ में? तो दोनों को अलग अलग पढ़ने की क्या जरूरत है? अलग अलग मैंने पढ़ा दिया लेकिन अब ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। चलो तो ये हमें याद रखना है। अवतल लेंस के उपयोग देख लो, कैमरा में, दूरदर्शी में, लेजर में, दूरबीन में, और इसको मायोपिया को ठीक करने में। मायोपिया एक बीमारी होती है, मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी लिख देते हैं कभी कभी किताबों में, नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब है निकट की वस्तुएं तो दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, है ना। दृष्टि दोष हम पढ़ लेंगे। सिलेबस कब तक होगा पूछ रहे हैं? आप जब कहिएगा तब खत्म कर देंगे सिलेबस, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आपको कब चाहिए सिलेबस कंप्लीट ये बता दीजिए, उस हिसाब से हम सिलेबस ले जाएंगे। 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, ठीक है। लेजर लाइट नहीं होती है, लेजर लाइट देखा होगा बहुत दूर तक जाता है, ठीक है, बच्चे इससे खेलते हैं। तो ये सब इसके एप्लीकेशंस हैं, मतलब हम एग्जाम से पहले खत्म करेंगे। प्रिंस कुमार कह रहे हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? जिस दिन चैप्टर शुरू किया था उस दिन बताया था, है ना। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाना। लेकिन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से भटक जाती है, मुड़ जाती है, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। सीमा कुमारी कह रहे हैं प्लीज हेल्प मी, क्या हुआ? जनवरी से रिवीजन करना है तो दिसंबर में खत्म कर दें, फिर 20 दिन में तो शॉर्ट में पढ़ा देते हैं, मतलब वन लाइनर पढ़ा देते हैं फिर, ठीक है। चलिए मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला, वन लाइनर शुरू कर देते हैं। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला में देखो अंतर क्या है। मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला यह है, दर्पण सूत्र आप पहले पढ़ चुके हैं, 1/v + 1/u = 1/f। इसको लेंस फार्मूला में अप्लाई करना है तो बस यहां पे प्लस की जगह क्या कर देना है? माइनस कर देना है। प्लस की जगह क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो जैसे क्वेश्चन में वो निम्नलिखित में से कौन एक दर्पण सूत्र है या कौन लेंस सूत्र है? तो दर्पण सूत्र हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इस पे न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं, है ना, इस पे न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। बस लेंस फार्मूला में प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। जहां पे क्या है? v क्या है? तो प्रतिबिंब दूरी पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग। u क्या है? वस्तु दूरी है। और f क्या है? फोकल लेंथ है। बस इस फार्मूला को यूज करते समय u को हम हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। और फोकल लेंथ देखो, अगर फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का है, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, अगर फोकल लेंथ क्या हो, लेंस का यूज कर रहे हैं या मिरर का यूज कर रहे हैं, दोनों में सेम ही रहेगा। बस लेंस और मिरर में यही चीज सेम रहती है, बाकी सब देखो उल्टा हो जा रहा है कि नहीं। तो अगर चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। और अगर कॉन्केव है, अवतल है, चाहे वो अवतल लेंस है या अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी को हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना है इस फॉर्मूला को यूज करते समय। और इसमें हमने न्यूमेरिकल बता दिया था, सेम न्यूमेरिकल इसमें भी यूज होगा बस। तो u का मान हम हमेशा क्या करेंगे? नेगेटिव लेंगे। वस्तु दूरी को हम हमेशा नेगेटिव ले लेंगे अपने मन से। फोकस दूरी, चाहे वो लेंस का हो या मिरर का हो, है ना, चाहे वो उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, फोकस दूरी नेगेटिव होगी। तो ये दोनों का यही फोकस दूरी बस सेम रहता है, बाकी देखो सब अलग हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस है, ठीक है। चलिए तो ये दोनों फार्मूला को हमने एक साथ यहां पे लिख दिया है, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग पावर पे। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो पावर जो होता है वो 1/f होता है।
यानी फोकल लेंथ का फोकस दूरी का उलट दो तो पावर मिल जाता है। यानी पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। लेंस की क्षमता का मान उस लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, यानी पावर जो होगा वो 1/f के बराबर होगा। यानी अगर फोकल लेंथ दिया हुआ है तो पावर निकल जाएगा, और पावर दिया हुआ है तो फोकल लेंथ निकल जाएगा। P इज इक्वल टू 1/f, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 1/f, जहां पे P क्या है लेंस की क्षमता है और F क्या है फोकस दूरी है। इकाई क्या होती है लेंस के क्षमता की इकाई, पावर की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, तो इसकी SI यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर होती है, जिसको D से डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं। ठीक है, D से डिनोट करेंगे। तो यहां से छोटा मोटा न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है कि भाई फोकल लेंथ इतना है तो पावर कितना होगा, इस तरह से पूछ सकता है। तो P इज इक्वल टू जस्ट याद कर लीजिएगा 1/f, और कुछ नहीं करना है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है, और इसको हम D से डिनोट करते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस होगा उसका पावर पॉजिटिव लेंगे, जो कॉनकेव लेंस होगा उसका पावर नेगेटिव लेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है उसका पावर पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस है उसका पावर नेगेटिव। क्यों, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव, तो पावर भी क्या होगा पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव, तो पावर भी क्या होगा इसका नेगेटिव। तो उत्तल लेंस की क्षमता का मान धनात्मक होता है, अवतल लेंस की क्षमता का मान ऋणात्मक लेते हैं, इसको याद करना है। अगर हम पूछें आपसे सन ग्लास की पावर क्या होगी, तो 0 होगी, सन ग्लास में पावर नहीं रहता। एक कांच की पट्टी, एक ग्लास स्लैब का पावर क्या होगा, इसका भी पावर क्या होगा 0 होगा। इससे लाइट ना तो कन्वर्ज होगी ना तो डाइवर्ज होगी, सीधे निकल जाएगी। तो एक ग्लास स्लैब की पावर क्या होती है 0 होती है, लाइट को ना तो कन्वर्ज करेगा ना तो डाइवर्ज करेगा। बता रही समझ में, सीधे लाइट निकल जाएगी, तो पावर क्या होगी 0। तो सन ग्लास की पावर 0 होती है, एक कांच की पट्टी, एक ग्लास स्लैब की पावर भी क्या होती है 0 होती है। अब देखिए एक डायोप्टर पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसी लेंस के का पावर एक डायोप्टर है, तो एक डायोप्टर पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो पावर जो होता है वो 1/f होता है। किसी लेंस के पावर को एक डायोप्टर हम कब बोलेंगे, जब उसका फोकल लेंथ 1 मीटर हो। बात आ रही समझ में, किसी लेंस के पावर को एक डायोप्टर हम कब बोलेंगे, जब लेंस का जो फोकल लेंथ है, लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कितना है 1 मीटर है। बात आनी चाहिए समझ में। तो अगर कोई पूछे कि एक डायोप्टर पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप कहेगा देखो सर पावर होता है 1/f। पावर क्या होता है 1/f। किसी लेंस के पावर को एक डायोप्टर हम कब बोलेंगे, जब उसका फोकल लेंथ 1 मीटर होगा। मतलब एक डायोप्टर किसके बराबर होगा, मीटर -1 के, मीटर इनवर्स के। हुआ कि नहीं, यहां पे मीटर पे कुछ पावर है, कितना पावर है 1 पावर है, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -1। तो 1 डायोप्टर विल बी इक्वल टू क्या, पर मीटर। 1 डायोप्टर विल बी इक्वल टू पर मीटर। बात आ रही है समझ में। तो इस बात को यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, कि पावर ऑफ अ लेंस विल बी इक्वल टू 1 डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ठीक, तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक डायोप्टर पावर क्या होता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि पावर ऑफ अ लेंस इज 1 डायोप्टर if its focal length is 1 मीटर। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता एक डायोप्टर होगी, तो एक डायोप्टर किसके बराबर होगा, मीटर -1 के, क्योंकि एक डायोप्टर 1/मीटर हुआ, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 में पावर आएगा। तो एक डायोप्टर किसके बराबर होगा, मीटर इनवर्स के बराबर होगा। इसको याद रख लेना है। अब जैसे मान लिया क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, और पावर आपको डायोप्टर में चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन में फोकल लेंथ मीटर में दिया हुआ है, फोकस दूरी मीटर में दिया हुआ है, और पावर डायोप्टर में चाहिए, तो पहला फॉर्मूला यूज करिएगा, P इज इक्वल टू डायरेक्ट कर देंगे 1/f। P इज इक्वल टू क्या करेंगे 1/f, कब, जब F आपका मीटर में हो और पावर आपको किस में चाहिए डायोप्टर में चाहिए, तो पहला फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला। लेकिन अगर फोकल लेंथ क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हुआ है और पावर आपको डायोप्टर में चाहिए, तो हम पावर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 100/f। पावर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 100/f, कब, जब फोकल लेंथ किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और पावर आपको किस में चाहिए डायोप्टर में चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं एक क्वेश्चन दे दूं कि देखो इसी लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है, तो पावर क्या होगा डायोप्टर में, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। एक लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो उसका पावर डायोप्टर में बताओ, तो कौन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 2, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए अगर क्वेश्चन में फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है और पावर आपको डायोप्टर में पूछ रहा है, तो फॉर्मूला नंबर 2 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, पावर निकालने के लिए हम लोग सीधा 100/f कर देंगे, तो 100/40 हो गया। फोकल लेंथ कितना दे रखा है 40, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4 और 5 बार में आएगा, तो 5/2, 5 का आधा कितना होता है 2.5 डायोप्टर आ गया।
क्लियर? तो ये छोटा मोटा सा सवाल पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि मान लिया कि फोकस दूरी, किसी लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी, तो 2.5 डायोप्टर। लेकिन यही अगर फोकस दूरी दिए रहता किसमें, मीटर में, तो सीधा हम क्या करते हैं 1/f कर देते। तो अगर क्वेश्चन में फोकस दूरी किसमें दिया हुआ है, मीटर में, तो पावर निकालने के लिए हम सीधा 1/f लगा देंगे। लेकिन फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है और पावर आपसे डायोप्टर में मांग रहा है, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 100/f यूज करेंगे। ठीक है, 5/2 बिल्कुल सही है। नरगिस, नितेश, खुशी का 5/4 कैसे आ गया, 10/4 आएगा ना। ठीक है, चलिए। अगर बहुत सारे लेंसेस को कांटेक्ट में रख दिया जाए, है ना, और बोला जाए कि कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा, कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा, तो संयोजन की क्षमता, संयोजन की क्षमता, तो लेंसों के संयोजन की क्षमता, लेंसों के संयोजन की क्षमता, यानी ढेर सारे लेंस को हमने कंबाइन करके रख दिया और कॉम्बिनेशन का पावर आपसे पूछा जाता है, तो सबके पावर को हम ऐड कर देंगे। तो कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस जितना लेंस है सबके पावर को जोड़ दीजिएगा। बस ध्यान क्या रखना है कि पावर अगर कॉन्वेक्स लेंस का है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव लेंगे, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध जोड़ देंगे। और पावर अगर कॉनकेव का है, अवतल लेंस की पावर की बात हो रही है, अवतल लेंस के पावर की बात हो रही है, तो उसका मान निगेटिव लेंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है जिसकी पावर है 2 डायोप्टर, और एक कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है जिसकी पावर है 1 डायोप्टर, तो बताइए कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा और कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा, उत्तल की भांति या अवतल की भांति, ये बताइए, जल्दी बताइए। उत्तल लेंस का पावर है 2 डायोप्टर और एक अवतल लेंस है जिसका पावर है 1 डायोप्टर, तो कॉम्बिनेशन का पावर कितना हो जाएगा, तो कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा, P1 प्लस P2, जितना लेंस है उसके पावर को जोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 ही लेंस है तो P1 प्लस P2, 3 लेंस रहता तो P1 प्लस P2 प्लस P3, 4 रहता प्लस P4, सबके पावर को जोड़ देना है। लेकिन हाँ ध्यान रहे, कॉन्वेक्स का पावर पॉजिटिव, कॉन्केव का पावर निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला लेंस है वो क्या है, उत्तल है, तो उसका पावर पॉजिटिव होगा, तो 2 डायोप्टर हुआ, और दूसरा लेंस अवतल है तो प्लस, इसका -1 डायोप्टर हो जाएगा। तो कितना हो गया, पावर हो गया हमारा 2 - 1 बराबर 1 डायोप्टर। तो कॉम्बिनेशन का पावर पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स के जैसा बिहेव करेगा, पावर पॉजिटिव आया ना, तो कॉन्वेक्स यानी अवतल की भांति बर्ताव करेगा। तो ये हल्का फुल्का सा सवाल हो सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। 3 कैसे हो जाएगा, मुस्कान ने 3 बोला। 3 कब होता, जब दोनों क्या रहता, उत्तल रहता ना, दोनों उत्तल रहता तो 2 जोड़ 1 हो जाता। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस की पावर बोला था कि पॉजिटिव और कॉन्केव की पावर क्या होगी, निगेटिव, तो 2 प्लस -1, तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो 1 डायोप्टर होगा और संयोजन किसकी तरह बर्ताव करेगा, किसकी तरह बर्ताव करेगा, कॉन्वेक्स की भांति बर्ताव करेगा। तो ये हमारा खत्म हो गया रिफ्रैक्शन। हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लाइट पूरा खत्म हो गया जी, हमारा हमारा लाइट खत्म हो गया। अब हम थोड़ा सा मैकेनिक्स पे चलते हैं और मोशन पे चलेंगे। इस पे चलते हैं, मोशन पे चलते हैं। तो हमारा लाइट फिनिश हो गया, स्टार्ट करेंगे हम मोशन। +1 डायोप्टर ही होगा, अंजलि कह रही है। मुस्कान कह रही है कि 1 डायोप्टर होगा और कॉन्वेक्स होगा। साइंस से बहुत आता है, ये सोच लीजिए, सबसे ज्यादा सवाल साइंस से आएंगे। ठीक है जी, क्योंकि कॉम्बिनेशन का पावर कैसा आया, पॉजिटिव आया। जैसे मैं उल्टा कर देता कि उत्तल लेंस का पावर कितना है, 1 डायोप्टर, अवतल लेंस का पावर क्या है, 2 डायोप्टर, तो -1 हो जाता ना। तो माइनस किसका पावर होता है, अवतल का ना, इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मोशन। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय गति, एक दिशा में मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई वस्तु अपने स्थान को परिवर्तित करता है समय के साथ, तो हम कहते हैं कि वस्तु मोशन में है। जैसे समय चल रहा है, आप चले ना चले, समय हमेशा चलता रहता है। समय चल रहा है लेकिन आप क्या हैं, रुके हुए हैं। समय के साथ हमारी पोजीशन चेंज कर रही है, नहीं कर रही है। समय बढ़ता जा रहा है, मैं वहीं पे हूं, तो हम कहेंगे कि हम भाई रेस्ट में हैं। लेकिन समय चल रहा है और हम भी चल रहे हैं। देखिए, अब मैं मोशन में आ गया, क्यों, समय के साथ हमारे पोजीशन में बदलाव आ गया। तो मोशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, व्हेन पोजीशन और लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। अगर किसी वस्तु का स्थान परिवर्तित होता है समय के साथ, तो हम कहते हैं कि वस्तु गतिशील है, गतिमान है, वो रेस्ट में नहीं है। तो सबसे पहले हम मोशन को डिफाइन करते हैं, फिर मोशन के प्रकार को देखेंगे। तो लिखा है कि व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, व्हेन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। तो किसी वस्तु का समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहते हैं जी। और आप चले ना चले, समय तो चलेगा, समय तो चलेगा। जो रुक जाते हैं समय के साथ, वो फिर जमाने में पीछे रह जाते हैं। वक्त की कद्र करोगे तो संभल जाओगे, वक्त की कद्र करोगे तो संभल जाओगे, वक्त हर शय से जमाने में बड़ा होता है। ठीक है, दृष्टि दोष अलग से पढ़ेंगे। ठीक,
फिर थोड़ा सा रिफ्रैक्शन वगैरह मतलब डिस्पर्जन और स्कैटरिंग का भी कॉन्सेप्ट लेंगे लास्ट में। तो मोशन पे आ जाते हैं। मोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन के कितने प्रकार हैं? तो एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति। कौन सी गति सरल रेखीय गति होती है? अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चलता है, सीधी रेखा पे ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे मैं ऐसे सीधे जा रहा हूं, दिस मोशन इज नोन एज व्हाट? रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति। कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे घूमती है, ऐसे वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। कोई बॉडी अपने अक्ष के परिता घूमती है, किसी एक्सिस पे घूमती है, तो कहलाती है घूर्णन गति। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, लट्टू घूम रहा है, फैन का ब्लेड घूम रहा है, फैन घूम रहा है ना? तो ये कहलाती है रोटेशनल मोशन। और एक होती है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वैसी गति जो निश्चित समय अंतराल पे बार बार दोहराई जाती हो। तो वह गति जो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराई जाती हो उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। जैसे कि सिंपल पेंडुलम की गति, सरल लोलक की गति। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन में सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, एक समान गति की। यूनिफॉर्म मोशन देखो क्या है? कोई बॉडी ऐसे चलता है, इस तरह चलता है, लाइक दिस, समान समय अंतराल में समान दूरियां तय कर रहा है। 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा में गया 40 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में गया 40 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में भी उसने दूरी तय करी 40 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर में भी इसने डिस्टेंस तय करी 40 किलोमीटर। तो कोई वस्तु अगर समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता हो तो इस गति को हम एक समान गति कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन में एक समान गति में, एक समान गति कहने का मतलब है कि भाई जो स्पीड है वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, है ना? चाल नियत रहेगी, एक ही चाल से चल रहा होगा बॉडी, तभी ऐसा संभव है। तो कोई वस्तु समय के समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करता हो, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस तय करता हो, तो इस मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। और यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब है कि चाल नियत होगी, वस्तु एक ही चाल से चल रही होगी, तभी ऐसा संभव है। ठीक है? तो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हमने लिखा है कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती हो तो इस तरह की गति कहलाती है एक समान गति। और एक समान गति में वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी, एक ही वेलोसिटी से बॉडी चल रही होगी। ओके, चलिए। तो इस तरह की गति में जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। वेग जो है वो नियत रहेगा। और वेग नियत कहने का मतलब कि एक्सीलरेशन जीरो होगा, त्वरण जीरो होगा। अभी हम पढ़ेंगे कुछ देर के बाद कि अगर किसी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आता है, वेग में परिवर्तन आता है, तो हम कहते हैं कि उसमें त्वरण है, एक्सीलरेशन है। जैसे हम कार का या बाइक का एक्सीलरेटर दबाते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज करती है कि नहीं? बढ़ती है। और ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी घटती है। तो चेंज आने का मतलब क्या होता है? बढ़ना या घटना। मतलब किसी बॉडी के स्पीड में कोई चेंज आ रहा है, या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, तो हम कहते हैं कि उस बॉडी में एक्सीलरेशन है, त्वरण है। और इसीलिए एक्सीलरेशन देने वाले को क्या बोलते हैं? एक्सीलरेटर। कार का या बाइक का एक्सीलरेटर प्रेस करते हैं तो क्या होता है? स्पीड अचानक बढ़ती है। और स्पीड में बढ़ना या चेंज आना क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन देने वाले को क्या बोलेंगे? एक्सीलरेटर। मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम एक समान गति की बात करेंगे तो आप कहिएगा सर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मतलब बॉडी एक ही चाल से चल रही होगी, यानी त्वरण जीरो होगा। वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है मतलब त्वरण नहीं है, मतलब त्वरण जीरो होगा। तो जब भी मैं बोलूंगा कि भाई यूनिफॉर्म मोशन, तो इतनी बात आपके दिमाग में खुद आ जाना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन यानी त्वरण जीरो। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा मोशन होगा? देखो कोई बॉडी ऐसे चल रही है, समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय हो रही हैं। 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा। मान लिया 1 घंटे में इसने 40 किलोमीटर तय करा, हाईवे पे पहुंच गया। अगला 1 घंटे में इसने 100 किलोमीटर तय कर लिया। फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचा, 20 किलोमीटर ही तय हुआ। और फिर अगला जो इलाका था और भीड़ भाड़ वाला था, 10 ही किलोमीटर गया 1 घंटे में, काफी रश। तो अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करता हो, फिक्स टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंसेस तय करता हो, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को क्या बोला कि व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना? वस्तु समय के समान समय अंतराल में समान दूरियां तय नहीं करता, असमान दूरियां तय करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? असमान गति कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको क्या बोलेंगे? असमान गति। असमान गति। इसका मतलब है असमान गति में वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं हो रही होगी, वेलोसिटी चेंज कर रही होगी। वेग में क्या हो रहा होगा? परिवर्तन हो रहा होगा, तभी तो ऐसा हो रहा है। वेलोसिटी चेंज कर रही है, देखो वेलोसिटी चेंज कर रही है। और वेलोसिटी में चेंज आना, वेग में परिवर्तन आना ही कहलाता है क्या? एक्सीलरेशन, त्वरण।
यानी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इसीलिए एक्सीलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन, त्वरित गति भी कहते हैं, त्वरित गति भी कहते हैं। बात आ रही है समझ में? तो अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में 1 आवर 1 आवर 1 आवर असमान दूरियां तय करेगी तो इस तरह के गति को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति कहेंगे। असमान गति कहने का मतलब क्या है? वेग में परिवर्तन हो रहा है, तभी ऐसा हो रहा है ना। वहां पे क्या था? बॉडी एक ही वेलोसिटी से चल रही थी, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर, वेग में परिवर्तन नहीं था। तो यहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी में अगर चेंज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। और एक्सीलरेशन देने वाले को एक्सीलरेटर कहते हैं। जैसे कार का एक्सीलरेटर हम प्रेस करते हैं तो वेलोसिटी चेंज होगी, ब्रेक अप्लाई करते हैं उस समय भी वेलोसिटी चेंज होती है। तो वेलोसिटी में चेंज आना, वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन, त्वरण कहलाता है। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन को और क्या बोलते हैं? त्वरित गति कहते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए। नहीं, स्टेनो के लिए शॉर्ट हैंड की यहां पर कोई क्लास नहीं है, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से ऐसे पास करेगा। बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस तय कर रही होगी, इक्वल डिस्टेंसेस तय कर रही होगी। देखो, तो यूनिफॉर्म मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, दूरी समय ग्राफ होगा, ऐसा होगा, सीधा होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा? तो कर्व्ड होगा, ऐसा होगा। कैसा होगा? कर्व्ड होगा, ऐसा। तो ये पहचानने का तरीका है। ये दूरी समय ग्राफ किसका है? यूनिफॉर्म मोशन का। ये किसका है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दूरी समय ग्राफ होगा, है ना। देखो, 1 सेकंड में गया 10 मीटर, तो अगले 1 सेकंड में भी जा रहा है 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में भी जा रहा है 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में भी जा रहा है 10 मीटर। जीरो से बॉडी चली, कितनी दूरी तय करी? यहां पर क्या है? यहां पर है दूरी, और इसमें क्या है? इस अक्ष पे क्या है? समय। तो ये बन गया दूरी समय ग्राफ। तो अगर समान समय अंतराल में देखो समान दूरियां तय कर रहा है, 0 से 1 सेकंड के बीच 10 मीटर गया, अगला 1 सेकंड यानी 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई, दूरी कितनी तय करी इसने? 20 मीटर, अगले 1 सेकंड के बाद भी 20 मीटर, सॉरी 10 10 10 10, तभी तो ऐसा हो रहा है। तो हर 1 सेकंड के बाद 10 मीटर दूरी तय कर रहा है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस तय कर रहा है, तो दूरी समय ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कुछ ऐसा कर्व्ड आएगा। त्वरण का मतलब वेलोसिटी में परिवर्तन। वेलोसिटी में परिवर्तन आने को क्या नाम दिया गया है? त्वरण। जैसे मान लिया कि आप ऐसा कार ड्राइव कर रहे हैं कि बिल्कुल आपका सुई 40 किलोमीटर पर आवर पे अटकी हुई है, मतलब आप एक ही वेलोसिटी से जा रहे हो, आपने एक्सीलेटर को ऐसे एकदम अस्थाई पे रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप एक्सीलेटर प्रेस करोगे वेलोसिटी बढ़ जाएगी। मान लिया हो गया 80 किलोमीटर, तो वेलोसिटी में चेंज आने को क्या नाम दिया गया है? त्वरण नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं दूरी। दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय किया गया रास्ता या रास्ते की जो लंबाई होती है वो दूरी कहलाती है ना। यानी हम बोल सकते हैं इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज नोन एज व्हाट? इट्स डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता या रास्ते की जो लंबाई होगी वो आपका कहलाएगी दूरी। तो लिखा है मैंने एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल मार्ग की जो लंबाई होगी, जो रास्ते की लंबाई होगी, उसे दूरी कहेंगे। और दूरी एक अदिश राशि होगी। अदिश राशि, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये अदिश राशि क्या होती है? देखिए, वैसी राशियां जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा, वैसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगा, दिशा नहीं होगी, ऐसी राशियों को हम कहते हैं क्या? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियां। तो दूरी भी एक अदिश राशि है, मतलब इसमें सिर्फ परिमाण है, दिशा नहीं है। लेकिन वैसी राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशियां। सदिश राशियां वैसी राशियां होती हैं जिसमें क्या है? आपका मैग्नीट्यूड भी है, परिमाण भी है और दिशा भी है, दिशा भी है। जैसे मैं कहूं कि एक कार 40 किलोमीटर आवर की स्पीड से जा रही है, एक कार 40 किलोमीटर की चाल से जा रही है, इससे सिर्फ क्या पता चल रहा है? परिमाण पता चल रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चल रहा है। कितनी स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन मैं कहूं कि एक कार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, उत्तर की दिशा में जा रही है, तो यहां पे परिमाण भी हो गया और दिशा भी हो गई, तो वो क्या कहलाएगा? सदिश। सिर्फ क्या हो? परिमाण हो, दिशा का बोध ना होता हो तो सदिश। डिस्टेंस कैसे अदिश? डिस्टेंस कैसे एक स्केलर है, अदिश राशि है, वो एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि क्लास की ड्यूरेशन 1 घंटे है, इस क्लास की जो अवधि है, कक्षा की जो अवधि है वो 1 घंटे है, अदिश के सदिश, स्केलर के वेक्टर। तो आप कहेंगे सर आपकी बात से सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, परिमाण पता चल रहा है, कितना घंटा? 1 घंटा, दिशा इसमें है ही नहीं, तो ये स्केलर हो गया। उसी तरह से दूरी जो है, दूरी का एक निश्चित
दिशा नहीं होती, बंदा कभी इधर चल रहा है इधर घूम गया, कभी इधर चलने लगा कभी इधर चलने लगा, तो एक निश्चित दिशा नहीं होती है दूरी की। दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय किया गया कुल रास्ता या रास्ते की लंबाई, तो उसका डायरेक्शन कभी भी किधर भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए दूरी एक अदिश राशि होती है और इसका एस आई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। दूरी का एस आई मात्रक मीटर होता है। अन्य मात्रक किलोमीटर वगैरह होगा, मील होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एस आई मात्रक मीटर होगा। और दूरी को हम ऑडोमीटर के द्वारा मापते हैं। दूरी को हम ऑडोमीटर के द्वारा मापते हैं, ठीक है जी। और दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। दूरी का मान हमेशा धनात्मक होगा, इसका मान कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता। बॉडी ने चलना शुरू किया तो उसकी दूरी बढ़ती ही जाएगी, घटेगी नहीं। तो दूरी का मान हमेशा धनात्मक होगा, उसका मान ऋणात्मक और जीरो कभी नहीं हो सकता। और दूरी को मापने के लिए हम एक यंत्र इस्तेमाल करते हैं, उस यंत्र का नाम होता है ऑडोमीटर। आप देखिएगा, अपनी कार देखिए या बाइक देखिए, उस पर दो कांटे लगे होते हैं, दो इंस्ट्रूमेंट रहता है। एक कहलाता है स्पीडोमीटर, जो आपका स्पीड बताता रहता है कि भाई अभी आप किस स्पीड से चल रहे हो। और एक जो रहता है वो बताता है कि अभी तक आपने कितनी दूरी तय करी है, तो वो होता है ऑडोमीटर। तो दूरी को मापने का जो यंत्र है उसका नाम है ऑडोमीटर। और जो स्पीड आगे हम पढ़ेंगे, स्पीड को, वेलोसिटी को मापने का जो यंत्र है उसका नाम होता है स्पीडोमीटर। ठीक है, रहने दें यहीं तक, बालजी देख लेते हैं इसके बाद। तो दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। पूछिएगा क्यों? क्योंकि अगर किसी ने चलना शुरू किया है तो दूरी बढ़ती ही जाएगी ना, प्लस होता जाएगा, घटेगा नहीं और जीरो भी नहीं होगा, है ना। तो दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है, उसका मान कभी भी ऋणात्मक और जीरो नहीं हो सकता। ये सब क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। जैसे क्वेश्चन है कि दूरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि दूरी को एक यंत्र से मापा जाता है जिसे ऑडोमीटर कहते हैं। दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक और जीरो नहीं हो सकता। दूरी एक अदिश राशि है, उपर्युक्त सभी सही है, कोई सही नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी सही है। तो यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम दूरी और विस्थापन को कंपेयर करके देखेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले सेशन में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।